हेलो बच्चों, आओ सिखाऊं तुम्हें मोल का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली टॉपिक, इसमें छुपा है साइंस का फलसफा। हाँ, इसमें छुपा है साइंस का फलसफा। आओ सिखाऊं तुम्हें मोल का फंडा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तैयार है आप मोल के फंडे को समझने के लिए? चैप्टर 3 क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये आखिरी टॉपिक है बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं मोल के फंडे को। इन टुडेज क्लास वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो तैयार है आप? करें शुरुआत मोल कॉन्सेप्ट की। चलिए फिर, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा। We need to understand how difficult और how easy this mole concept is. आप बताइए, मोल कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल लगता है ना? बहुत बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग, इरिटेटिंग और सिर्फ फॉर्मूले रट के काम निकलवाने वाली बात ऐसा लगता है। बट बच्चों, ये सच नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं जितना आप उसे बना देते हैं। तो फिर क्या किया जाए? मैं हूं ना यहाँ। आज मैं आपको मदद करने वाली हूँ मोल कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझने में, फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ किया जाए ये जानने में, और एक बहुत ज़रूरी बात, हर बच्चा ज़्यादातर मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलेस को रटकर उन्हें लगता है कि बात बन जाएगी। बच्चों, फॉर्मूला रट तो लोगे और शायद उसको यूज़ भी कर लो, पर क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि क्वेश्चन आपको ठीक से समझ आएगा? क्वेश्चन को ठीक से समझ के कॉन्सेप्चुअली आंसर करने को हमें थोड़ी और डिटेल्स जाननी होगी, और वही डिटेल्स है ये जानना कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। चलिए फिर, इस बात को भी बताया जाएगा आपको आज की क्लास में। तो मोल कॉन्सेप्ट को आज पूजा मैम से आपको सीखना है। तो सबसे पहला काम, एक एक करके हर चीज को बारीकी से नोट कीजिएगा, बिकॉज यू नीड स्पेशल प्रैक्टिस फॉर दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ गए हो ये बात? तो तैयार हो जाइए, जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकालिए, बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस। ओके, यू नीड टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग विच इज मेंशन टू यू टुडे। चलिए फिर, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा, क्या क्या टर्म्स को समझना होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं और अब हम जानेंगे और समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में। सो मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है अगर, तो कई बच्चों को ये लगता है ना, ये मोल है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे सीखें इस मोल कॉन्सेप्ट को, लगता है ना। चलो, सबसे पहला काम जो हमें करना है बच्चों, हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। मोल कॉन्सेप्ट तभी आसान होगा जब आप इन शब्दों से जो स्क्रीन पे हैं उनसे दोस्ती कर लें, इनके बारे में आपको जानकारी हो। सो क्या है ये टर्म्स? देखिए जरा, मोल कॉन्सेप्ट में जो टर्म्स यूज होने वाले हैं, जो आपको पता होने चाहिए, मैं पहले ही बता रही हूँ, ताकि ये टर्म्स का मतलब जानोगे तभी चीजें आसान होने वाली हैं। जल्दी से नाम बता देती हूँ उनके। पहला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सीखेंगे, फिर ग्राम एटॉमिक मास सीखेंगे, मॉलिक्यूलर मास सीखेंगे, मोलार मास सीखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम सीखेंगे, और बच्चों हम फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में भी जानकारी रखनी होगी टू अंडरस्टैंड मोल कॉन्सेप्ट बेटर। पहले ये बात अपने को दिमाग में फिट करनी है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। ओके, क्लियर है ना ये बात? तो अगर ये बात समझ गए हो तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला सवाल दिमाग में, आपके मन में यही आता होगा कि ये मोल है क्या? किस चिड़िया का नाम है ये मोल? हमें ये मोल का फंडा समझ ही नहीं आता। हाँ जी, अगर मोल के फंडे को समझना है, अपनी रियल लाइफ में चीज़ों को देखिए। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी हो, तो अगर आपको शॉप में जाके कोई सामान खरीदना हो, तो आप बताओगे ना कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए, बताओगे या नहीं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल्स लेने चाहे तो 2 डजन एप्पल हमें चाहिए, 1 डजन चाहिए। डजन वर्ड हम यूज़ करते हैं बनानास के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, 2 पेंसिल, 4 पेंसिल, 5 पेंसिल, है ना। हमको एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट, एक क्वांटिटी चाहिए बच्चों। सो ये मोल एक ऐसी ही क्वांटिटी है। मोल एक ऐसी चीज़ है विच इज़ एक्चुअली यूज टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। कितना है, कितने पार्टिकल्स हैं, ये तो हमें पता है, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट चाहिए थी। आपने कभी सोचा है मैम, केले खरीदने जब हम जाते हैं तो मोल तो नहीं बोलते? बिल्कुल नहीं बोलते। मोल सिर्फ केमिस्ट्री की दुनिया के लिए बना है बच्चों।
ये वर्ड सिर्फ केमिस्ट्री में यूज होगा और रियल लाइफ में हम इसे इसीलिए यूज नहीं करते बिकॉज केमिस्ट्री के माध्यम में जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम इस प्रकार से बात करते हैं। ये जो मोल है ये केमिस्ट्री में पता है किन किन चीजों के लिए यूज होगा, अभी बता देती हूं मैं आपको। ये यूज होने वाला है बच्चों मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए, आयॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए। समझ रहे हो? केमिस्ट्री के फलसफे को समझना है, केमिस्ट्री की दास्तान को समझना है तो बच्चों आपको इस मोल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मोल में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मोल, अगर हम सोचें कि ये लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है बच्चों, ये आया कहाँ से है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप या फिर कलेक्शन, पाइल जिसे हम कहते हैं। सो मोल एक लैटिन वर्ड है, ओके, जिसका मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो हीप होता है, कलेक्शन होता है, पाइल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? सो अब ये मोल एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, इस सवाल के जवाब को हम ढूंढते हैं। सबसे पहली चीज, मोल को अगर हमको समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोल हम हमारी केमिस्ट्री की इस दुनिया में कहाँ यूज करते हैं। वी यूज इट फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पार्टिकल्स हैं हमारी केमिस्ट्री में, उन पार्टिकल्स को समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम ये मोल यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज, वी ऑल नो ना, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स इन एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, आयॉन्स जो हमने सीखे हैं, इन सभी को मेजर करने के बाद जो बताने के लिए जो यूनिट काम आती है वही है हमारी मोल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। सो जो दिमाग में ये सवाल है ना कि भाई ये जो एग्जैक्टली ये मोल कहाँ और कैसे यूज होता है, इस सवाल का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ और वो ये है बच्चों कि मोल को समझना है तो एक नंबर को समझना है और वो नंबर है बच्चा एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर है वो? एवोगैड्रोस नंबर। तो ये एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है, कहाँ से आया, कौन है ये एवोगैड्रो? इन सभी सवालों के जवाब आपको ढूंढने होंगे। ठीक है, तो अगर ढूंढना है तो सबसे पहले ये एवोगैड्रो नंबर आपके दिमाग में आपको फीड करना होगा। ओके, ये वैल्यू बच्चों, जैसे कि 1 वीक इज हैविंग 7 days, राइट, 1 month विल बी हैविंग 30 और 31 days, एक फिक्स होता है ना। 1 century में कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं। उसी प्रकार से ये कहा गया कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ये बात कही गई। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, अच्छा ये मोल में कहा जा रहा है कि इतने सारे पार्टिकल्स होंगे, ऐसे कैसे, क्यों, इतने ही क्यों होंगे, कम ज्यादा क्यों नहीं होंगे? जिसने बताया उसने क्या सोच के बताया ये सब? इन सवालों के जवाब भी हम ढूंढने वाले हैं बच्चों। तो हम जबकि ये समझ गए हैं कि ये जो मोल है ये हम 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स का जिक्र कर रहे हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स के बारे में। ओके, सो जब हम मोल ऑफ दैट सब्सटेंस अगर हमें फाइंड करना है तो कितने बता रहे हैं हम? ये जो 6.022 into 10⁻23 है, इतने एटम्स होंगे, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इतने आयॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ एटम्स मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो फिर हम कहेंगे 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, मोल ये क्यों और कैसे इस नंबर से रिलेटेड हो गया है? ठीक है, चलिए फिर इस सवाल का जवाब देते हैं। बच्चों, मोल के बारे में मोटा मोटी पहले आपको ये 3 बात समझनी है कि मोल एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो डायमेंशनलेस है। क्या है? डायमेंशनलेस है। और मैंने आपको ये बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। और मैंने ये भी बताया कि हम ये जो मोल है ये हम एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए और आयॉन्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये बात भी अपने को याद रखनी होगी। अब मोल के बारे में बेसिकली ये 4 बातें आपके दिमाग में फीड हो गई हैं। इज इट क्लियर? अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, मैम जो डेफिनेशन आपने लिखा है यहाँ पर, इसमें ना ये कार्बन का जिक्र हो रहा है, याद है आपको? C12 एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। C12 का जब जिक्र हो रहा है तो ये कार्बन कहाँ से आ गया बीच में मोल की जब हम बात करते हैं? सो बच्चों, अब ये बात मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लियर ना कि मोल एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो डायमेंशनलेस है और एक मोल होता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये बात हमें अभी के लिए समझनी है।
आगे और सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। ओके, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज स्टूडेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एटम्स के मोल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स के मोल्स कितने होंगे, ये सब कैसे सीखें हम। ओके, इसको समझने के लिए बच्चों ये जो पार्टिकल्स 6.022 इंटू द 10^23 ये बात क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एवोगैड्रो ने यही नंबर क्यों चुना, क्यों 7 पॉइंट नहीं है या फिर 8 पॉइंट नहीं है या 2 नहीं है, क्यों यही वैल्यू है, इस सवाल का जवाब भी आपको आगे जाके मिलने वाला है। अभी के लिए इन चीज़ों को आप मोल के बारे में अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, अपनी कॉपीज में लिख लीजिए कि मोल एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो डायमेंशनलेस है और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू द पावर 23। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये मोल का मतलब क्या है तो वो भी मैं बता दूं, लैटिन में ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप या फिर कलेक्शन। ठीक है बच्चों, ये बात याद रहेगी ना हमें, देयर इज नो कंफ्यूजन राइट। चलो, अगर अब ये बात समझ गए हो, मोल के बारे में ये आइडिया आपको लग गया है, तो चलिए फिर एटम क्या होता है हम जानते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है हम जानते हैं, ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो चलिए उनको अप्लाई कर देते हैं। इसी मोल्स के साथ इसको जुड़ाव इसका जो है वो पता करते हैं। पहले हम बात करेंगे मोल्स ऑफ एटम्स की। ओके, यहां पर सिंपल है बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। हमें ये पता है मोल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑक्यूपाई मास विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब आपके दिमाग में टर्म आया, मोल का जिक्र कर रहे हैं एटम का, तो ये टर्म आ गया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये क्या चीज है भाई, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, इसीलिए मैं कह रही थी कि वो टर्म्स हमें समझने होंगे ताकि हमें डेफिनेशन समझ आए। तो मैं आपको बताऊंगी कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है, चिंता मत कीजिएगा, अभी समझ आ जाएगा आपको। बच्चों, जब भी किसी एक एटम का, किसी एलिमेंट का सिंबल लिखा हो, जैसे कि नाइट्रोजन, ओके, अगर वो लिखा हो तो इट रिप्रेजेंट इट हैज दीज मेनी पार्टिकल्स। N लिखा है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स। कितने? 1 मोल ऑफ एटम्स। और वो कितने होते हैं बच्चों? 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर यहाँ पर 2N लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। 1N लिखा है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 2N लिखा है तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, एक एटम का जब हम उसके सिंबल से उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिंबल अगर एक जगह लिखा है, इसका मतलब एक N है तो 1 मोल, 2N है तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये बात समझे आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अगर आपको इस बात को और क्लियरली समझना है तो एक एग्जाम्पल लीजिए। क्वेश्चन देखिए जरा, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्या है ये? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो देखा जाए तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम मतलब 14 ग्राम्स। ठीक है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब यहां पर हो गया है 1 मोल। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 6.022 इंटू 10^23 एटम्स। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे आ गया, समझ ही नहीं आया। ये जो लिख देते हो चीजें, ये पार्टिकल्स, एटम्स, इतनी वैल्यू, एक एटम में इतने हैं, ये सब कैसे समझ आए, कैसे पता चले? ये बात को समझने के लिए जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, इसको समझने के लिए आपको जो दिमाग लगाना है बच्चों, वो दिमाग आपको कैसे लगाया जाएगा मैं बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं चाहती हूँ कि आपको आइडिया लग जाए, जो किताबों में दे रखा है उसको समझेंगे कैसे वो मैं बता देती हूँ। एटम्स के मोल्स के बारे में हमने जाना, मॉलिक्यूल्स के मोल्स के बारे में हम जान लेंगे और फिर इसको ना सिंपलर भाषा में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करें तो सबसे कॉमनली यूज्ड मॉलिक्यूल हमारा पानी, H2O। ये जो H2O है, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है इसके मोल्स, तो हमें इट विल बी इक्वल टू द मास विच इज ऑक्यूपाइड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे हम? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब बच्चों, एक एटम होगा उसका मास होगा एटॉमिक मास। अगर वो ग्राम्स में होता है तो ग्राम एटॉमिक मास। एक मॉलिक्यूल होगा उसका मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास। अगर वो ग्राम्स में होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई शक है इसमें? वही बात समझनी है अपने को। ठीक है, तो अब जब हम पानी की बात करें, डू यू रिमेंबर, मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में आपको एक मॉलिक्यूल में कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं ये मैंने बताया है आपको। सो H2O का मॉलिक्यूलर मास बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 1 × 2 + 16 विच इज इक्वल टू 18। अगर हम इसको ग्राम्स में डिनोट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर यू में यूनिफाइड मास हमारी यूनिट है, अगर हम ग्राम में करते हैं तो क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। बच्चों, एग्जाम्पल समझाऊंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। द सिंबल ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड।
अगर बच्चों लिखा है H2O, मतलब H2O का मतलब है यहाँ पर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। 2H2O मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट पूछा कि मैम H2 और 2H2 में क्या फ़र्क है। मैं आपको देखो बता रही हूँ अभी H2O और 2H2O में क्या फ़र्क है, इसी से आप सारे समझ जाओगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी H2O लिखा है इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। 2H2O लिखा है तो 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपको कुछ चीज़ें डिटेल में समझाई जाए, और वो ये हैं बच्चों कि जब आप कोई चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हो उसको आसानी से तब समझी जा सकती है जब हम एग्जाम्पल लें, है ना। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, ये सारी बात समझ आ जाएगी आपको। सबसे पहले समझना है एटम है, एटम का मास है, उसको कहते हैं एटॉमिक मास। अगर इसी एटॉमिक मास को ग्राम्स में बता दिया जाए तो ग्राम एटॉमिक मास। यू में बताते हैं ना यूनिफाइड मास, तो वो एटॉमिक मास। अगर ग्राम्स में बता दिया जाए तो ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास वो होगा पूरे मॉलिक्यूल का मास, यूनिफाइड मास यू यूनिट के साथ बताया जाए। वही अगर ग्राम्स में बता दिया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? अब इसको समझने के लिए ये काम किया जाए। एक हम कंसिडर करते हैं ऑक्सीजन एटम को। क्या कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे ऑक्सीजन एटम को। ऑक्सीजन एटम मतलब ओ लिखा हुआ मिलेगा अपने को, बट वो एग्जिस्ट कैसे करता है? मॉलिक्यूल फॉर्म में, यानी कि O2 फॉर्म में। तो अगर मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करनी हो तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। इसका मतलब ये हुआ ओके 1 मोल मतलब इतने सारे एटम्स होंगे उसमें। अब समझे ये बात? अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की तो उसमें भी 6.022 इंटू पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बात समझ आई? अगर 1 मोल का जिक्र करना है, कोई भी एलिमेंट का हम सिंबल देख लें, तो अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं इसका मतलब कितने पार्टिकल्स है पता है? 6.022 इंटू पावर 23 पार्टिकल्स है। यानी कि एटम की बात हो रही तो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो उतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात समझे? 1 मोल का मतलब एटम्स के माध्यम में भी समझ गए, मॉलिक्यूल्स के माध्यम में भी समझ गए। बात यह है वैल्यू वो रहेगी, और एटम है या मॉलिक्यूल है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो इतने एटम्स होंगे, और अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे मोल में तो हम इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? दोबारा बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। ये जो वैल्यू है ना 6.022 इंटू द 10⁻23, इस वैल्यू का खेल है ये सारा। दिस रिप्रेजेंट्स अ मोल, दिस रिप्रेजेंट्स अ मोल। और इस नंबर का नाम क्या है जरा याद कर लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए। एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर? एवोगैड्रो नंबर। इसको डिनोट हम NO से भी करते हैं और आगे जाके NA से करेंगे। ज़्यादा आसान NA है, पर अगर NO लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन सी इट इन योर टेक्स्ट बुक्स एज वेल। कई बार NO होता है 10th क्लास तक, आगे बढ़कर NA आ जाता है। ठीक है, सो आपको NO लिखा है तो समझना है कि यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर का जिक्र हो रहा है। ठीक है, अब मान लोगे मैम ये 2 कैसे? एवोगैड्रो, इस जो अंकल का नाम है ना हमारे साइंटिस्ट जी का, एवोगैड्रो जी, इन्होंने बड़ा महान काम किया है। एक ऐसा नंबर दिया है जिसको हम जादुई नंबर भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे ये भी बताऊंगी मैं आपको। NaNO, A शुरुआत वाला है, O आखिरी वाला लेटर है, तो अब याद रहेगा इससे ये बात। एवोगैड्रो नंबर है हमारा जो Na से भी डिनोट होता है, NO से भी डिनोट होता है। इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। ये बात करनी है अपने दिमाग में फीड, तभी आगे की कहानी समझ आएगी बच्चों। एवोगैड्रो नंबर के बारे में बात समझ आ गई है। 1 मोल अगर ऑक्सीजन एटम का फाइंड करना हो तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स करना हो तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ये Na का ही खेल है सारा, समझ रहे हो आप? अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये सारी चीज़ें क्यों और कैसे आई, बताते हैं। अगर समझना है तो आपको एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना होगा। जब वो समझ जाओगे तो इस वैल्यू की, इस जादुई नंबर की महिमा को भी आप समझ जाओगे।
ठीक है। सो जादुई नंबर की माया को जानना है, समझना है कि ऐसा हुआ क्या है, तो इसको समझने के लिए ये वैल्यू क्यों और कैसे आई ये जानना है हमें, तो हमको एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को समझना है। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एटॉमिक मास से आप ग्राम एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास भी क्लियरली सीख जाओगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम फिर ये पहले क्यों बताया, आप पहले डायरेक्टली ग्राम एटॉमिक मास यानी ये एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बता देते। इसीलिए नहीं बताया क्योंकि सबको पता भी है, और अब तुम्हें पता चलेगा कि ये हम सीख ही क्यों रहे हैं। हम इसीलिए सीख रहे हैं ताकि उस सवाल का जवाब हम ढूंढ सकें। ये मोल्स और एटम्स और ये मॉलिक्यूल्स का जो खेल है, ये एग्जैक्टली समझने के लिए ये पता होना चाहिए अपने को। सो चलिए फिर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये सुनते ही दिमाग में कुछ याद आया? क्या याद आया? एलिमेंट एक सिंबल से डिनोट करते हैं, और एटम रिप्रेजेंटेशन बताई थी मैंने आपको, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। अगर एटम की रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एम मतलब मैंने कोई भी मेटल ले लिया है, ठीक है, और फिर ए और जेड। ए मतलब मास नंबर होता है, क्या होता है? मास नंबर। और फिर जेड होता है अपना, बच्चों ये जो एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। यहाँ इस खेल से ही बातें समझ आएंगी। ओके देखिए जरा, हम सभी जानते हैं कि हर एटम का एक मास होता है कि नहीं? हर एटम का एक मास होता है, और मैंने ये भी बताया था हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन एटम्स। ओके सो हाइड्रोजन की जो वैल्यू है ना मास की, उसकी बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम वैल्यू है उसकी। यानी कि अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 वैल्यू है, आप सोचो इसको लेकर अगर हम कैलकुलेशंस करें तो सर में दर्द ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। वही दिक्कत को सुलझाएंगे हमारे एवोगैड्रो सर। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, हमें पता है कि हम इस वैल्यू के साथ यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर एटॉमिक मास का जिक्र होना बच्चों, मैंने बोला ना एक एटम का मास एटॉमिक मास, तो ये एटॉमिक मास इज नथिंग बट वन मास ऑफ एन एटम, है ना, मास ऑफ वन एटम। तो AAMU यू याद है ना, ये बात, वही बात यहाँ मेंशन है, AAMU। अब ये जो AMU यहाँ पे वैल्यू जो कंसिडर होंगी मास, वो होगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये जो बात यहाँ लिखी है ना, अगर AAMU लिखना है, अगर वही चीज हमको ग्राम्स में लिखनी है तो हम लिखेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब आप बोलोगे मैम इसको जरा डिटेल में अच्छे से समझाना, अभी समझा देते हैं। हाइड्रोजन का जिक्र मैंने किया कि नहीं? एक्चुअल में बात आती है तो जब आती है कार्बन के बारे में अगर हम देखें तो कार्बन में एक खास बात है। क्या खास बात है? C12 atom has been assigned an atomic mass of 12 atomic mass units. Therefore, atomic mass unit should be equal to 1/12 the mass of carbon 12. ये C12 की कहानी आपको पता है कि नहीं? 12 grams of carbon 12 by 6.022 into the 10⁻23 एटम्स। ये जो बात है ना, इसको समझेंगे डिटेल में बच्चों। ये जो 1 मोल है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। क्यों रहा है ये बताती हूँ अभी आपको, आगे बढ़ के ये बात भी बता देती हूँ। और ये है बच्चों कि जब हम एटॉमिक मास यूनिट को, एटम का मास एक यूनिट से एटॉमिक मास यूनिट AMU, बाद में वो जाकर यूनिफाइड मास बन गया। ये जो एटॉमिक मास यूनिट में हमें कोई भी चीज़ के लिए एक चीज़ चाहिए कंपेयर करने के लिए, चाहिए कि नहीं? वो एक चीज़ बनी कार्बन। क्या बना? कार्बन। कितने कार्बन? कार्बन C12 में 1/12। देखिए 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, 10 1 एटॉमिक मास 1 यूनिट। अगर अपने को पता करना है कि 1 यूनिट कितना है तो इट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ये बात अपने को समझनी है। आपको यहाँ पर कार्बन कंसिडर किया गया है, और इसीलिए कंसिडर किया गया है बच्चों ताकि कार्बन में जो हमने हाइड्रोजन लिया था पहले, पर कार्बन ज़्यादा अपने लिए कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। हाइड्रोजन की वैल्यू के साथ कैलकुलेशन आगे धीरे धीरे सभी के साथ इतना सिंप्लीफाइड नहीं था, whereas with carbon it happened, it became simpler. Okay? So देखिए यहाँ पर 1 unit is exactly 1/12 the mass of कार्बन C12। कितना?
carbon C12. The atomic mass of an element is the relative atomic mass of its atom as compared with the mass of a carbon 12 atom. अगर हमें यहाँ पे बात करनी है एटॉमिक मास यूनिट की, तो देखिए क्या है 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप। आपको बच्चों ये बात समझनी बहुत जरूरी है, इसी से कहानी आई है। ओके, कार्बन कंसिडर किया गया है, पहले हाइड्रोजन लिया गया था, फिर कार्बन फिर हमने बेसिकली कंपैरिजन में काम किया। देखो एटॉमिक मास यूनिट समझ जाएंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट भी समझ जाओगे बच्चों आप लोग, ठीक है। सो देखिए एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, साफ नजर आ रहा है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ये बन जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास समझ गए तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी समझ आ जाएगा, क्योंकि रिलेटिव का क्या मतलब है, रिलेशन में और कोई कंपैरिजन में जब हम बात करेंगे तो अगर हमने कंपैरिजन में लिया किसी भी एटम, कोई भी एलिमेंट का एक एटम, तो दैट मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक चीज हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, रिलेटिवली हम कंपेयर कर रहे हैं किसी और एलिमेंट के एटम के साथ, ठीक है। सो हमें अगर एक एटॉमिक मास यूनिट की बात करनी हो तो 1/12 इंटू मास ऑफ C12, कार्बन C12, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और मैंने जो बताया था ना एटॉमिक मास से हम ग्राम एटॉमिक मास सीख जाएंगे। अगर हमको ऑक्सीजन का पता है कि 16U है, ये है एटॉमिक मास, क्या है बच्चों, एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक की बात आएगी ऑक्सीजन के तो 16 ग्राम बन जाएगा, ये है ग्राम एटॉमिक मास। आप बोलोगे मैम दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ यूनिट्स का ही तो फर्क है, यहाँ पे U लगा यहाँ पे G लगा, बात तो वही है। यही आसानी बनाने में एवोगैड्रो ने काम किया है, इस चीज को आसान करने में ही एवोगैड्रो का बहुत बड़ा रोल रहा है, ये एवोगैड्रो नंबर का रोल रहा है। मैं बताती हूँ आपको कैसे, देखिए आगे बढ़िए। अगर आपको मोलार मास और ग्राम एटॉमिक मास में ये जो वैल्यू सेम आ रही है, सिर्फ यूनिट्स बदल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये अगर पता करना है तो आपको समझना होगा ध्यान से। मास ऑफ वन एटम की जब हम बात करते हैं ना ग्राम्स में, A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्यों 1.66, हम हर एक का कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, वो यूनिटरी मेथड भाई। अगर हमें 2 रुपए में एक चॉकलेट मिलती है तो 2 चॉकलेट कितना, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, जितने हैं उतने। इसी प्रकार से A को अपने को 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से करना ही पड़ेगा, है ना। जब हम करेंगे बच्चों तो आपको ये समझना है कि अगर हम मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इन ग्राम्स की बात करें, क्योंकि मोल यही तो होता है, हाँ है ना, तब हमें A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 6.022 इंटू 10⁻23, जब बच्चों ये मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो वैल्यू आई है, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है पहले से ही, ये है बच्चों 1। क्या है, 1। इसीलिए जब हम AMU को एक ग्राम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने 1.66 इंटू 10⁻⁻24 किया। जब हम 1 मोल की बात करेंगे तो इतने पार्टिकल्स तो होने ही है, तो इंटू कर दीजिए, यहाँ पर यूनिटरी मेथड कर दिया। अब जब करा मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि इस पूरे की वैल्यू 1 आ रही है। इसीलिए एक ऐसा नंबर चुना गया कि मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 आए। ये फायदा किया है हमारे एवोगैड्रो जी ने, वरना कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाती, केमिस्ट्री और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। इसीलिए ये वैल्यू ने हमारा काम कर दिया है। क्या काम हुआ है बच्चों, मास देखो यहाँ पर जब मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास की बात करो, A इंटू 1 A ग्राम कैसे बन गया, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, जब हमने ये वैल्यू ली ना 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू NA, दिस इज इक्वल टू 1। कई बार क्वेश्चंस में भी ये काम आएगा आपको, ठीक है। सो याद कर लीजिए, अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ये NA इसीलिए काम आया और उसकी वैल्यू यही है क्योंकि जब हम इसे 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 आ जाता है। 1 आने की वजह से ही AU और A ग्राम्स में सिर्फ A कॉमन है और U और ग्राम्स सिर्फ यूनिट्स का फर्क है। ये बात समझे कि नहीं। अगर अभी तक किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो पूरे कंफ्यूजन को क्रिस्टल क्लियर कर देती हूं मैं। एटॉमिक मास लिखो, ग्राम एटॉमिक मास लिखो, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम,
कितना होगा मास ऑफ वन एटम? अगर हम 1 AMU को हमें ग्राम्स में करना है तो हमको इतना मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10⁻24 करना ही पड़ेगा उसको, हाँ है ना। तो अब अपने को AMU या फिर जो भी वैल्यू ए होगी उसको अपने इससे मल्टीप्लाई करना ही होगा। ए का मतलब समझ गए ना आप, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, इसीलिए ए से डिनोट किया है मैंने। ओके, नाउ एटॉमिक मास क्लियर है, इसमें कोई शक है? एटम का मास, और अगर एटम का मास 1 AMU है तो फिर अगर ग्राम्स में चाहिए, ऑब्वियसली मेजरमेंट के लिए हमको ग्राम्स में चाहिए होगा, वो रिएक्शंस में तभी तो आसानी होगी, तो वो होगा इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स के लिए ए को हमको इससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम्स, यानी कि मास ऑफ 1 मोल कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, हाँ है ना। तो मतलब मास ऑफ 1 Na एटम्स इन ग्राम्स ये है, तो ये A ग्राम्स बन गया, क्यों बन गया? जो रिलेशनशिप मैंने आपको पीछे समझाया, इस वजह से ही यहाँ पर A ग्राम्स आ गया। अब बताइए एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ जी बच्चों, चलिए ये बात समझ आ गई है तो अब मोल कॉन्सेप्ट देखिए, मस्के की तरह समझ आएगा आपको, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास को ही मोलर मास कहते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास तो बहुत आसान है, ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में कर रखा है, हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड भी किए थे अलग अलग कंपाउंड्स के, याद है कि नहीं? तो जल्दी से रिवाइज कर दो। जस्ट एन एटम हैज एटॉमिक मास, इन द सेम वे a molecule has molecular mass. The molecular mass of a substance is the relative mass of its molecules as compared with the mass of a carbon 12 atom taken as 12 units. तो ये 12 यूनिट्स का खेल है, ये भी याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। सो एटम का मास होता है, मॉलिक्यूल का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, याद है आपको? जैसे यहाँ पे H2O का कर रखा है, कैसे करें बताइए? H2O मतलब 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 प्लस ऑक्सीजन का है 16, तो 16 + 2 बन गया 18 U लिख लो या फिर 18 ग्राम्स लिख लो, ये हमने यूनिट्स में, ये हो गया एटॉमिक मास, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। पर अब हम यहाँ पर एटम की बात नहीं कर रही है क्या भाई, ये है मॉलिक्यूल, तो ये बन गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। क्या बन गया ये हमारा? मॉलिक्यूलर मास। इन टर्म्स को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब एटम की बात करते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल की बात करें मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं तो फिर इसका फाइंड कर लो, ऑलरेडी कर चुके हो हम, हमें पता है ना CH4 मीथेन कितना कॉमनली यूज्ड है ना। सो ये CH4 ये एक हाइड्रोकार्बन है और इसका मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है CH4 का। कार्बन की वैल्यू बताना कितनी है? 12। हाइड्रोजन की एक, कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 12 + 4 विच इज इक्वल टू 16। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो बन जाएगा 16 U। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो बन जाएगा 16 ग्राम्स, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको इस चीज में, है ना? ग्राम मॉलिक्यूलर मास यही है, कुछ नहीं। देखो अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 U है तो यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया 32 ग्राम्स। कोई शक नहीं है ना इसमें, बहुत ईजी है। देखिए कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स is equal to its molecular mass is called as the molecular mass of that substance. समझ में आ गया तो डेफिनेशन देखो कितना आसान लगता है, समझ ना आए तो डेफिनेशन पल्ले नहीं पड़ेगा, रटना पड़ेगा फिर। तो एटम का मास होता है एटॉमिक मास, अगर वो ग्राम्स में हो तो ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, अगर वो ग्राम्स में हो तो मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट हमें एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, इनके बिना समझ ही नहीं आना। एक चीज और है बच्चों, बहुत आसान है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये बताऊं। ओके, हम जानेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में भी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सभी जानते हो, अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए बच्चों, बहुत जरूरी है ये। सो प्लीज नोट कर लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला भी। अभी तक जो चीजें तुमने सीखी वो बहुत आसान थी, देयर वाज नथिंग, नॉट अ बिग डील इन इट एट ऑल। पर अब एम्पेरिकल फॉर्मूला जब सीख जाओगे तो मैं ये भी बताऊंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है? देखिए
Empirical formula of a compound shows that in which ratio the atoms of constituent elements are of combined in the compound. कैसे combine होते हैं compound में? Example बताऊंगी तो समझ जाओगे. जैसे कि empirical formula of CH3COOH is CH2. अब आप बोलो ये कैसे हुआ भाई? हाँ जी, CH3COOH, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. हाँ है ना, यही है, राइट. अगर हम देखें कार्बन कितने हैं, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं, ये भी है हमारे 2. हाँ है ना. सो अगर हम बात करें 2 4 2, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. 2 कॉमन निकालो, क्या बन जाएगा, 1:2:1. तो ये रेशियो बन गया है हमारा कि एटम्स किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है, इस रेशियो के कॉन्स्टिट्यूएंट में. यही बात यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चों. ठीक है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक बड़ा सा प्यारा सा रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है भाई, अभी बता दिया जाए. यहाँ पर क्या होगा, हम ये जो हमने एग्जाम्पल देखा ना 1:2:1, इसको हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 2:4:1. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रेशियो ये था. तो अगर हम गौर से देखें तो जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था, इसको हमने एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया. सो क्या है, n है, कोई भी एक वैल्यू जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इस n से जब हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर लिया तो मिला क्या, हमें मिला हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. CH3COOH का एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं बच्चों. ठीक है, समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बहुत आसान है ना, बस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, एक वैल्यू है n. सो अगर आपसे कोई पूछे रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में, तो देखो सिंपल एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, समझ जाते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया बेंजीन का एग्जाम्पल. क्या है बच्चों, ये है हमारा बेंजीन C6H6. तो ये बेंजीन क्या कमाल करेगा, ये जो कमाल करेगा वो ये है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6. एम्पेरिकल फॉर्मूला पता कर लेते हैं. ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला साफ नजर आ रहा है, 6 दोनों कॉमन है तो 1:1 हो गया रेशियो जो हमारा है ना. सो CH बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला. क्या बन गया बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो C6H6, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोले तो CH. अब इनका मास फाइंड आउट कर लो. तो बताओ C6H6, कार्बन 12 × 6 + 6, 12 6 72 + 6 78. और जो हमारा अगर CH की बात करें तो 12 + 1 विच इज इक्वल टू 13. हाँ है ना. तो ये 78/13 यही देगा उस n की वैल्यू. क्या है n की वैल्यू, बताइए जरा, सोचिए बच्चों. आपको ये समझना है कि हमको कैसे चीज़ों को, ये जो n कह रही हूँ ना मैं यहाँ पर, याद है आपको ये जो n लिखा है, n × एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो ऑब्वियसली सिंपल है, अगर मुझे n फाइंड करना है तो इस इंटू को नीचे भेज दो, है ना, तो डिवीजन बन जाएगा. और क्या बना यहाँ पर देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो जो मास है उसका ले लेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड. तो 78 बन गया, 13 बन गया यहाँ पर. सिंपल लॉजिक है. हाँ है ना. अब देखो 13 6 क्या है, 6 3 18, 6 1 6 78. तो इसकी वैल्यू बन गई n की 6. देखा, ये 6 हमने कॉमन लिया था, पता चल गया कि भाई 6 कॉमन लिया था. ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन बचा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं. अब आप बोल सकते हो मैम आप यही बात बहुत आसानी से, जैसे कि एटम का मास होता है एटॉमिक मास, वो जब ग्राम्स में होता है तो ग्राम एटॉमिक मास. मॉलिक्यूल का मास होगा तो मॉलिक्यूलर मास, वो जब ग्राम्स में होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना. और फिर आप बोल सकते थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है. आपको एक एक चीज़ लिखवा के डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने का ये कारण है आसानी से चीज़ें समझ आना. तुम्हें जल्दी चाहिए या समझ में आना चाहिए? जल्दी नहीं मचानी है, समझ में आना चाहिए. इसलिए डिटेल में आपको बकायदा 2-3 बार हमने पॉइंट्स नोट डाउन भी किए हैं और बच्चों हमने डिस्कस भी किए हैं. हाँ है ना. आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई दिक्कत? ये समझ नहीं आए तो मोल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा. इसीलिए बकायदा डिटेल में आपको एक एक बात समझाई गई है. ठीक है बच्चों. अब जब समझ आ गया है
तो चले मोल कॉन्सेप्ट की ओर, समझने की कोशिश करें कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आसानी से आपको मैं ये सब स्किप करके डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल समझा सकती थी बच्चों, पर मैं ये चाहती थी कि जिन बच्चों को इन कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन हो वो क्लियर रहे। ठीक है, सो अब अगर हम ये टर्म समझ गए हैं तो आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें। अगर तुम्हें फॉर्मूलेज यूज करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ रिप्रेजेंटेशन यानी कि डिनोट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। सो देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करना है तो हम डिनोट करेंगे n से। किससे? n से। और अगर हमें गिवन मास दे रखा है किसी चीज का तो वो होगा m। मोलर मास होगा कैपिटल M। याद रखिएगा, स्मॉल m कैपिटल M, बहुत बड़ा फर्क है। इधर का उधर, उधर का इधर हो गया तो मतलब बदल जाएगा, जवाब जो सवाल का है वो कभी नहीं मिल पाएगा। थोड़ा भी फेर बदल कर दिया अगर आपने। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस सो दैट यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूले। ओके, सो देखिए, अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो n होंगे, और अगर एवोगैड्रो नंबर है तो NO भी हो सकता है और Na भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये डिनोशन, ये रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया है आपको कैसे डिनोट करते हैं? इसके बिना फॉर्मूला समझ नहीं आएगा। ये देखो यहाँ साफ लिखा है, while doing the numerical problems of mole concept the following relations, ये आपको पता होने चाहिए वरना बात नहीं बनेगी। नंबर ऑफ मोल्स सिंपल n, गिवन मास सिंपल स्मॉल m, मोलार मास बन जाएगा कैपिटल M, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दे रखे हैं n के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल N, और अगर एवोगैड्रो नंबर की बात हो तो Na के फॉर्म। अब मैं बता देती हूं आपको हमारे क्लास का सबसे जरूरी बहुत जरूरी बात, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के फॉर्मूले। अब आप बोलोगे मैम ये तो हमें किसी भी किताब में मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ओनली इन क्लास 9th बट मूविंग ऑन इन द केमिस्ट्री, व्हेनेवर यू वुड लाइक टू लर्न अबाउट समथिंग। कोई सब्सटेंसेस के बारे में अपने को मोल्स फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो अब जब पता चल ही गया कि ये इतना ज़रूरी है, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले देखते हैं। ये आप सबको याद है कि नहीं, चेक कर लो। और अगर याद है, कैसे याद कर रखे हैं? रट रखे हैं क्या? अगर रट रखे हैं तो मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि ये तीनों फॉर्मूले आए कैसे आए ये फॉर्मूले, ये भी बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो जिन बच्चों को डिटेल में ये जानना है कि मैम ये फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है, वो भी समझ जाएंगे। और बेटा जब कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा और सोचने की जरूरत पड़ सकती है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला रटने से काम नहीं बनेगा। तो वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑल्सो। इसीलिए हमको ये जानना होगा कि ये फॉर्मूले कैसे आए। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले देखते हैं फिर कारण जानेंगे। तो पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये ग्राम्स में होगा बच्चों। ठीक है, ग्राम्स में होगा, ये बात याद रखिएगा। गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम्स दोनों कैंसिल, तो जो वैल्यू होगी हमारी होगी वो मोल्स में होगी। नंबर ऑफ मोल्स, यूनिट याद रखना, 4, 2, 3 जितने भी फाइंड करो आगे लिखने हैं मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का एक तरीका है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास तभी फाइंड आउट करोगे तब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आएगा। सिंपल, वही तो बात हो गई। एटम का मोलर मास हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी मोलर मास हो सकता है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मोल्स का एक और, अगर पार्टिकल्स दे रखे हों, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। जितने भी पार्टिकल्स देंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो अपने को मोल्स मिल जाएंगे। अगर ध्यान से देखिए, कोई आपसे कहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड किया जाए? ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे लाइक दिस, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। इन्हीं फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, ये भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप ये जान लेते हो कि पहले दो फॉर्मूले कैसे आए तो बात बन जाएगी। ठीक है, आपको बच्चों बहुत ज़रूरी है ये समझना। कुछ चीज़ें एडवांस लेवल की भी करेंगे हम, तो इससे पहले कि हम एडवांस लेवल की चीज़ें करें, पहले जान ले कि पहला फॉर्मूला कैसे है। क्या है पहला फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे कि मैंने कहा ग्राम्स में, तो बच्चों अगर गौर से देखें, मास की हम बात कर रहे हैं, मोलर मास की। किसकी? मोलर मास की। तो m ग्राम। ठीक है, अगर हम मोल्स की बात करें तो 1 मोल। ठीक है, तो m मोलर मास ग्राम्स में अगर हम दें, इसमें अगर 1 मोल है तो 1 ग्राम होगा।
तो कितना होगा? सिंपल। हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, याद रखिए, यूनिटरी मेथड कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब बहुत सिंपल। अगर तुम्हें पता है ना, बचपन में वर्ड प्रॉब्लम्स किए होंगे, कैसे अगर दो चीजें खरीदेंगे हम तो इंटू 2 करना पड़ेगा उसकी प्राइस के साथ, डिवीजन भी करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ता है अलग अलग सिचुएशन पे। तो यहां पर देखिए, अगर 1 है तो ये m नीचे चला जाएगा, बन जाएगा 1/m, हाँ है ना। अगर हम x ग्राम ले लें तो क्या बन जाएगा? सिंपल है, 1 × x, ये नीचे 1/m × x, तो x/m यहीं से आया है बच्चों, गिवन मास बाय मोलर मास। x यहाँ पे आर्बिट्ररी मास है जिसे हम कहते हैं बच्चों। अगर हम 1 मोल की बात करें तो उसमें m ग्राम है मोलर मास उसका, ठीक है। तो अगर हमको 1 ग्राम की बात करनी है तो 1/M बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो अगर हमें बहुत सारों की बात करनी है तो x, वो बहुत सारे जो वैल्यू है x × 1/m, जो कि बन जाएगा x/m। ये हमारा आर्बिट्ररी मास हो गया और ये हो गया हमारा मोलर मास, हाँ है ना। सिंपल, यहां से आया है ये फॉर्मूला। अब समझ गए ये बात, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हमारे अगले फॉर्मूला की, जो है पार्टिकल से रिलेटेड। ये जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 × 10⁻23। जब हम यहाँ पर मोल्स की बात करते हैं ना बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने ये बताया है कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स में Na पार्टिकल, Na होता है, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं ये? 6.022 × 10⁻23। तो अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1/Na, अगर हम y पार्टिकल्स की बात करेंगे तो 1/Na × y। सिंपल यूनिटरी मेथड यूज हुआ है यहाँ पर, कुछ ज्यादा बड़ा खेल ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम जो दे रखे होंगे वही है हमारे यहाँ पे y। सो इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर। कुछ समझ आया कि नहीं? सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू, जनरली इस माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है कि अगर 1 हो तो क्या हो, x हो तो क्या हो, 1 हो तो क्या हो, अगर y नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो क्या हो। सिंपल, यही बात है और कुछ नहीं। अब समझ आया पहला और दूसरा फॉर्मूला कैसे आया? क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एडवांस लेवल, 9th क्लास के बच्चों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपने बोला मैम 2 फॉर्मूले वहां सिखाए थे, फिर वहां पे मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं, उन दोनों से रिलेटेड ये बता दिया था। ये फॉर्मूला है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के लिए। किसके लिए बच्चों? गैस के लिए। हमें अगर गैस की बात करनी हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करें। सो अब ये बात समझे, जो पहले 2 फॉर्मूला थे वो किस चीज के लिए थे? सॉलिड्स लिक्विड्स, आप आराम से उनके लिए, किसी के लिए भी वो यूज कर सकते हो, किसी के लिए भी। पर जब गैस की बारी आए और उसके मोल्स फाइंड आउट करने की नौबत आ जाए अगर, तो हम एक कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP बाय 22.7 लीटर। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे याद रखें और ये आया कैसे? चलिए बता देते हैं बच्चों। आपको एक टर्म नजर आ रहा है यहाँ पर STP। होता क्या है ये STP, सब जानते हो कि नहीं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को कहते हैं STP। नाम में ही है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू है और प्रेशर की वैल्यू कितनी है? वो टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना बन जाएगा वो? 273.15 केल्विन, ठीक है। प्रेशर की बात करें तो P = 1 बार, यानी कि 1 बार कितना होता है बच्चों? अगर हम ATM में कैलकुलेट करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो 0.987, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं STP कंडीशन। क्या कहते हैं बच्चों? STP कंडीशन। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए और ये बात याद रखनी है अपने को, अगर हमको एक आइडियल गैस लें, ठीक है, कोई भी आइडियल गैस अगर हम ले तो उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP इज 22.7 लीटर। ये बात याद रखनी पड़ेगी। किसी भी आइडियल गैस की वॉल्यूम अगर हमें 1 मोल के फाइंड आउट करना है तो वैल्यू है यहाँ पर 22.7 लीटर। उस वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम घेर के रखेगा ये एक आइडियल गैस। क्लियर है ये बात? चलो फिर, अगर ये बात समझ ही गए हो तो आगे बढ़ते हैं और ये कैसे आया मैं समझती हूँ। देखो, अगर तुम्हें याद रह गया कि 22.7 लीटर है STP पे एक आइडियल गैस की वॉल्यूम 1 मोल के की, देखिए
वॉल्यूम ऑफ गैस कितना 22.7 लीटर, कितना 1 मोल का। यही बात हमने पहले सीखी और समझी है ना, ये बात अपने को याद रखनी है, मैंने बताया आपको। अब अगर हम 1 लीटर की बात करें तो क्या करें, सिंपल यूनिटरी मेथड, ये 22.7 नीचे चला जाएगा, चला गया। अगर हम Z लीटर्स की बात करें तो क्या करेंगे, 1/22.7 लीटर इंटू Z। तो यहां पर बच्चों अगर अपने को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो क्या करना होगा, सिंपल वॉल्यूम इन लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बाय 22.7 लीटर। ये Z हमें दे रखा होगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। यही बात है यहाँ पर, ये समझाने की यहाँ पे कोशिश कीजिए, वॉल्यूम इन लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, एक बात जरूरी है मेंशन कर लेना अपनी किताबों में कि ये जो मैंने आपको बताया है, इट इज नॉट वैलिड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ओनली फॉर गैसेस। ये बताया था ना मैंने आपको, ये बात आप जरूर नोट कर लेना, सिर्फ गैसेस के काम आएगा। ये आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है ना, ये आइडियल गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। क्लियर? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। थोड़ा सा एडवांस लेवल का है पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझा जा सकता है, हाँ है ना। बस इतना याद रखना है कि किसी भी आइडियल गैस अगर हम 1 मोल ले लें तो वो कितना वॉल्यूम घेरेगा, 22.7 लीटर। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए और वो सवाल ये है कि मैम ये STP का जो आपने जिक्र किया ये पक्का फाइनल यही है क्या? कुछ किताबों में कहीं कहीं मैंने 22.4 लीटर भी देखा। ये सवाल आया आपके मन में? अब आप पूछोगे मैम आप 22.7 दे रहे हो, कुछ किताबों में 24.4 है, वो कहाँ है, किस केस में है, ये भी बता दिया जाए आपको। बच्चों ये मॉडर्न स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। हम अब ओल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की भी बात कर लेते हैं, ओल्ड STP। ओल्ड STP मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ध्यान से फर्क देखो, अगर प्रेशर 1 बार दे रखा होगा तो हम हमारा पिछला वाला मॉडर्न STP यूज करेंगे। देखो 1 बार प्रेशर है, बट अगर प्रेशर 1 ATM दे रखा है तो हम ये वाला यूज करेंगे, तो तब वैल्यू क्या बन जाएगी, 22.4 लीटर। फर्क याद रहेगा, पूरा प्रेशर का खेल है यहाँ पर। अगर 1 बार दे रखा हो तो हम हमारा मॉडर्न STP यूज करेंगे, और अगर 1 एटमॉस्फेयर दे रखा हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM में दे रखा हो, तो हम 22.4 लीटर यूज करेंगे। आई होप आपका बड़ा सा कंफ्यूजन मैं दूर कर पाई होंगी बच्चों। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लग रहा है, हाँ ये मुश्किल है, पर हाँ ये जरूरी भी है। क्लास 11th में ये सारी चीजें दोबारा आएंगी, तो अगर तब आसानी से तुम चाहते हो कि तुम्हारे समझ आ जाए तो अब थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। एंड आई होप एंड आई नो कि आप अपना पूरा जोर लगाएंगे, हाँ है ना। चलो अगर पूरा जोर लगा ही रहे हो तो चलो फिर कुछ प्रॉब्लम्स कर लो, मोल्स फाइंड आउट करो भाई। देखो ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बचे, मैंने पहले से ही कर रखा है। सिंपल काम है, 3 सवाल है, तीनों में 3 फॉर्मूले जो मैंने सिखाए हैं वो यूज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले अगर तो कहा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 224 ग्राम ऑफ आयरन, 224 ग्राम ऑफ आयरन। तो जब ये बात आएगी हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास कितना है 224, हमारा आयरन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास पता है ना आपको, आयरन दे रखा है, यहाँ पे एक एटम दे रखा है, मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ एक एटम है, तो उसका मास है 56। तो एटॉमिक मास आयरन का लिख लिया, 224/56 वैल्यू बन गए 4 मोल। सिंपल, पहला फॉर्मूला जो था गिवन मास बाय मोलर मास वही हमने यहाँ पे लगा दिया। दूसरा सवाल देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12.044 into 10^24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। पार्टिकल्स दे दिए हैं ऑक्सीजन के। अब क्या करें, एक ऑक्सीजन एटम का जिक्र है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। याद है मैंने समझाया था दूसरा वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर गिवन बाय एवोगैड्रो नंबर। जो पार्टिकल्स दिए हैं बस सिंपली इतना ही करना है, हमारे Na से यानी कि एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड करना है, आंसर आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे साफ साफ, यानी कि 20 मोल्स। ओके, अगला सवाल देखो, 45.4 लीटर ऑफ नियॉन एट STP। जनरली जब भी STP दिया जाए आपको मॉडर्न STP कंसिडर करना है, यानी कि 22.7 लीटर वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.7, तो वॉल्यूम लीटर में कितना दे रखा है 45.4, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 45.4 बाय 22.7। ठीक है, हम एक एक डेसिमल उड़ा देते हैं, 454/227 और आंसर आ जाएगा हमारा 2 मोल्स। समझे आप, कितना आसान लग रहा है। 3 फॉर्मूले सिखाए, तीनों मैंने यहाँ पे अप्लाई करके दिखाए हैं।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको सब आंसर करने होंगे बच्चों। कुछ होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको। इससे पहले कि मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं, एक सवाल और आंसर करते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम? हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम? तो पहले कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40, है ना। अगर हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एटम इन ग्राम्स कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, हाँ है ना। तो यहाँ पर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम 1 मोल बन जाएगा, हाँ है ना। तो अब करना क्या है अपने को? सिंपली फाइंड आउट करना है 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। गिवन मास 5 ग्राम्स, मोलर मास क्या है? कैल्शियम का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हम कह सकते हैं 40, 5/40 आंसर आ गया 0.125 मोल्स, हाँ है ना। सो गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास बच्चों एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। यहाँ क्योंकि एटम दे रखा है तो हम एटम का कंसिडर कर देंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40, बस फाइंड आउट कर लिया। समझ गए हो बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा अभी, हाँ है ना। And if you have understood students, then I believe and I trust that you guys can solve this question as well. बहुत आसान सवाल है। देखिए क्या है, What is the mass of 0.4 mole of hydrochloric acid? एक एसिड दे दिया है। पहले एक एटम का जिक्र था, अब एक मॉलिक्यूल का, HCl। अब इस HCl का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो जल्दी से। क्या है, आता है ना मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना। हाइड्रोजन की वैल्यू 1 एटॉमिक मास की, क्लोरीन की है 35.5 एटॉमिक मास, ऐड कर देंगे तो बन गया हमारा 36.5, हाँ है ना। अब जब हमें साफ साफ मिल गया है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो अब हम 1 मोल ऑफ HCl को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? 36.5 ग्राम ऑफ HCl हमें ये पता चल गया है कि 1 मोल का है। क्वेश्चन में देखो 0.4 मोल ऑफ HCl कह रहे, तो सिंपल यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई कर दो। 0.4 into the value which we have got 36.5, आंसर आ गया है 14.6 ग्राम ऑफ HCl। बात आई समझ में या नहीं? आपका वक्त बचाने के लिए मैंने यहाँ सॉल्व भी की है एक एक चीज। और बच्चों आई वॉन्ट यू टू नोट देम डाउन। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, एक एक चीज को नोट कीजिए। और इन सब की नोट्स PW ऐप पे मिलेगी, ये बात मत भूल जाना। आपको रेफरेंस के लिए जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले समझ में आए, उनके पीछे का लॉजिक समझ में आया, हमने खुद कुछ सवाल सॉल्व किए, तो चलिए फिर अब बारी है होमवर्क की। हाँ जी, तो ये होमवर्क है। ये होमवर्क के 4 सवाल आपको खुद सॉल्व करने हैं। आई वॉन्ट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहला सवाल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ CO2। यहाँ पर क्या दिया है? मोल्स दे दिए है, मोल्स फाइंड नहीं करने। किसके? CO2 के। फिर फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। हो जाएगा आपसे, बहुत आसान है, ठीक है। अगला सवाल, कन्वर्ट 13 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर आपको 13 ग्राम दे रखा है, किसका? सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट का अभी अपने को मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। जरूर कन्वर्ट कर लोगे आप। अगला सवाल, व्हाट विल बी द मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बहुत आसान है ना, कर लेंगे हम। फॉर्मूले हमें पता है, मतलब समझ आ गया है। 4th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मास ऑफ 0.7 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब बताओ, अगर अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है नहीं पता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है नहीं पता, तो ये सवाल होंगे। इसीलिए कंपाउंड्स में वक्त लगाया था, एक एक कंपाउंड का कैसे हम फॉर्मूला बनाएं ये सिखाया था। ऐसे अमोनिया दे देंगे, आपको खुद बनाना होगा, पता होना चाहिए अमोनिया का क्या है केमिकल फॉर्मूला। हो जाएगा ये काम। चलिए फिर ये 4 सवाल आप आंसर कर लेना बच्चों। अब एक चीज, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। कभी कभी ग्राम एटम्स लिखा होता है, कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या चीज है। मोल्स को ही ग्राम एटम्स कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, ठीक है। ये स्टार मार्क लगा के अपने दिमाग में भी और अपनी किताब में भी ये बात नोट कर लीजिएगा। होगा कि नहीं ये काम। एंड आई होप स्टूडेंट्स, ये होमवर्क क्वेश्चंस आपने सबने फोटो खींच ली होगी। मैं 1 सेकंड का वक्त दोबारा दे रही हूँ, सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। याद रहेगी ना, भूलोगे तो नहीं। चलो बहुत बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज की मोल कॉन्सेप्ट की क्लास लंबी तो थी पर काम की भी थी बच्चों। मोल का फंडा समझ आया कि नहीं? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बट समझने से बात नहीं बनती भाई, समझने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर करके देखने हैं, हाँ है ना। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, क्योंकि मैंने खुद आपको सॉल्व करके दिखाया है ना, अब आपकी बारी है मुझे सॉल्व करके दिखाने की। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट, और जिन बच्चों के जो डाउट्स हैं आई होप वो साथ के साथ क्लियर हो रहे हैं, और आपको इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है ताकि हम जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर लें, है ना बच्चों। तो आज हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट कर दिया है स्मॉल कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब अगली क्लास होगी हमारे प्यारे से 9th क्लास के आखिरी चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।